गुड्डू टीवी। राजेश एक अमीर घराने से था, जिसके घर एक बेटे ने जन्म लिया था। नैना 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भगवान की दया से इतनी मिन्नतों के बाद आज हमारे घर में एक चिराग यानी कि हमारे बेटे ने जन्म लिया है। आपकी ये खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ जी। लेकिन क्या आपने सोचा है हमारे बेटे का हम क्या नाम रखेंगे? हाँ, तो इसके लिए मैंने कल ही पुरोहित जी को बुलाया है नैना। कौन से पुरोहित जी? मैंने तो कभी नहीं सुना उनके बारे में। अरे नैना, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा हैं। उनको सब मालूम होता है कि इंसान के जन्म के बाद उसका भविष्य कैसा होने वाला है, वो कैसा क्या करेगा। मैंने इसीलिए उन्हें बुलाया है ताकि वो हमारे बेटे के भविष्य के बारे में बता सकें। ये तो आपने अच्छा किया जी। अब तो मैं भी अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानने के लिए बेताब हूँ। अगले दिन राजेश के घर एक साधु बाबा आते हैं। आइए 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 बाबा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपको आने में कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं 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 नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। हमें आपके गांव के कुछ लोग मिल गए तो उन्हीं के सहारे हम आपके घर तक आ गए। साधु की नजर पालने में लेटे हुए नन्हे से बच्चे पर पड़ती है। वो उसे देखकर अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, क्या यही है आपका पुत्र? जी बाबा, यही है हमारे आंखों का तारा, जिसके नामकरण के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। अब बाबा जी, जल्दी से आप हमारे बच्चे को एक प्यारा सा नाम दे दीजिए और इसके भविष्य के बारे में हमें शुभ समाचार दीजिए। तो आपके बेटे की जन्म तिथि के अनुसार इसका नाम सागर रखना शुभ होगा। ये तो वाकई में बहुत अच्छा नाम है, सागर। बाबा जी, नाम तो हो गया, अब ये बताइए कि मेरे बेटे का भाग्य कैसा रहेगा? साधु उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर ध्यान में खो जाता है और आंख खोलकर राजेश और उसकी पत्नी से कहता है, हाँ, तो आपके बेटे का जीवन जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होगा तब तक तो सरल रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में किसान की वो कन्या आएगी, वैसे ही वो अपनी धन दौलत समेत आपको भी हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। क्या? एक गरीब किसान की बेटी मेरे बेटे के जीवन में आएगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा बाबा जी। मेरे बेटे को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। देखो बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा बाबा जी। राजेश ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ यूपी के रहने वाले मोहन के घर बच्चे का जन्म होने वाला था। उसकी पहले से 4 पुत्रियां थीं, इसलिए वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, तेरी दया से पहले से ही इस घर में 4 बेटियों का साया है। अब बस एक बेटा और दे दे तो मेरा ये दुखी जीवन संवर जाएगा। भगवान, मेरी इतनी सी विनती सुन ले। कुछ ही देर में मोहन को खबर मिलती है कि उसके घर एक और पुत्री ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? मैंने तुझसे बस एक पुत्र ही तो मांगा था और तूने एक और पुत्री दे दी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारे घर एक और लक्ष्मी ने जन्म लिया है, ये सोचकर तो आपको खुश होना चाहिए, और आप भगवान से शिकायत कर रहे हैं। बेटियां तो नसीब वालों के घर जन्म लेती हैं। अरे शोभा, हमारे घर में पहले से ही 4 बेटियां हैं, लेकिन आज भी मैं गरीबी में अपना पेट काट कर कैसे न कैसे करके तुम सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। ये सब मुझे ही मालूम है। अब मैं भला इस बेटी को कैसे पालूंगा? इसकी जगह एक बेटा होता तो कम से कम वो बड़ा होकर मेरा सहारा तो बनता, मेरा हाथ बटाता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना कहकर मोहन वहाँ से नाराज होकर अपने खेतों की ओर निकल जाता है, जहाँ उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, ओले भाई, यहाँ कोई मोहन नाम का किसान रहता है क्या, जिसकी 4 बेटियां हैं? हाँ जी, कहिए, मैं ही हूँ मोहन। मेरी ही 4 बेटियां हैं। अच्छा, तो आप मोहन हो। हमने आपको इस गांव में न जाने कहां कहां ढूंढा, अब जाकर मिले हो आप।
अच्छा, लेकिन आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता, और मुझसे क्या काम है? मुझको आपसे नहीं, आपकी 5वीं बेटी से काम है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर एक और बेटी का जन्म हुआ है? असल में हमें पिछले 30 सालों से संतान का सुख नहीं मिला है। हमने जब बड़े बड़े ज्योतिषियों को बताया तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे जीवन में संतान का सुख प्राप्ति नहीं है, इसीलिए हमें एक कन्या गोद लेनी होगी। भगवान की दया से दौलत बहुत है, बस एक पुत्री की कमी है। क्या आप हमें अपनी नवजात पुत्री दे सकते हैं? अगर ये व्यक्ति मेरी नवजात कन्या को गोद ले लेता है तो मेरी बच्ची का जीवन सुधर जाएगा, और हो न हो, आखिर वो मेरा ही तो खून है। इतने बड़े अमीर आदमी की बेटी बनने के बाद वो अकेली इस दौलत की हकदार होगी, और बीच बीच में मैं इससे मिलने के बहाने कुछ खर्चा पानी भी ले लिया करूंगा। ये सौदा बुरा नहीं है। ओह, कहाँ खो गए मोहन? हाँ, ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या है ना कि मेरी पत्नी ने अभी अभी उस बेटी को जन्म दिया है, इसीलिए वो थोड़ी कमजोर है, और अब पत्नी को पौष्टिक भोजन खिलाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। ओह, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कन्या के बदले में कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। देखो देखो देखो, हाँ ये देखो। रामू बहुत सारे पैसे निकालकर मोहन के हाथ में रख देता है, जिसे देखकर मोहन अपने हर गम को भूल जाता है, और शोभा जब गहरी नींद में होती है तो अपनी बेटी को उसके पास से उठाकर रामू को दे देता है। ये लो भाई, आज से मेरा जिगर का टुकड़ा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसको जीवन में कभी कोई कमी महसूस मत होने देना, और इसका खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना। ले लो इसे संभालो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, लेकिन चिंता मत करो, शायद तुम्हारी बेटी के नसीब में यही था, और भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, है ना? लाओ दो, चलो चलो चलो, अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, बला टली। अब मैं एक बार और एक बेटे के लिए कोशिश कर सकता हूँ। बस इस बार फिर से बेटी ना दे देना भगवान, सुन रहे हो? हाँ। रामू उस बच्ची को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है और गहरे जंगल की ओर पहुंच जाता है। अचानक बीच रास्ते में आकर वो रुक जाता है और कहता है, ओह मजा आ गया। वैसे मैं बहुत अच्छा नाटक करता हूँ। कुछ दिन और ऐसे ही नाटक करता रहा तो मुझे तो जल्द ही नाटक कंपनी में काम मिल जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मौलिक ने कहा था कि इस लड़की को ठिकाने लगाना है, लेकिन मैं इसको ठिकाने लगाऊंगा कैसे? तभी रामू की नजर जंगल में एक कुएं पर पड़ती है, और वो उस कुएं में उस बच्ची को फेंककर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर मोहन की पत्नी शोभा जब होश में आती है तो अपनी बच्ची को अपने पास ना पाकर बेचैन हो जाती है और मोहन से सवाल करती है, मेरी बच्ची कहाँ है? वो बच्ची मैंने... बच्ची को क्या हुआ? बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बच्ची? मोहन शोभा को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर शोभा आग बबूला हो जाती है। ये तुमने क्या किया? एक नवजात बच्ची को किसी अनजान इंसान को बेच दिया। अरे तुम बाप हो या जल्लाद? अरे मैंने बेचा नहीं है, मैंने तो अपनी बेटी और हमारा जीवन सुधारने के लिए हमारी बच्ची को इस सेठ को दिया है, ताकि वो एक अमीर घर में रहकर इस गरीबी की जिंदगी को भूल जाए। तो उसकी भलाई के लिए किया मैंने ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, कहीं से भी लाओ, लेकिन मेरी बच्ची वापस लेकर आओ। अपनी बच्ची के खो जाने के गम में शोभा बावली हो जाती है और हर जगह उसकी तलाश करने लगती है। दूसरी ओर रामू राजेश के पास जा पहुंचता है। क्या बात है, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए? काम पूरा किया या फिर नहीं? ओ साहब जी, आप कैसी बातें करते हो? रामू नेपाली अपना कोई काम न छोड़े खाली। आपने जैसा कहा था हमने वो ऐसा कर दिया है।
ओ, मतलब अब मेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। धीरे धीरे समय का पहिया चलता है और 17 वर्ष गुजर जाते हैं, जहाँ राजेश का बेटा सागर अब 17 वर्ष का हो चुका था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन बचपन से ही थोड़ा कम अक्ल का था। अरे ये क्या है सागर? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुनीम को गिनती की 100 मुद्राएं ही देना है, लेकिन तुमने उन्हें 200 मुद्राएं दे दी और लो मुनीम जी अब 1 महीने की छुट्टी पे चले गए। अब ये सारा काम हिसाब किताब संभालेगा कौन? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्या हुआ जी, आप मेरे बेटे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? जरा पूछो अपने राजकुमार बेटे से, किससे पूछकर इसने मुनीम जी को 200 मुद्राएं दी? पूछो उससे। क्यों बेटा, ये क्या कह रहे हैं? माँ, पिताजी ने ही कहा था मुनीम जी को 100 मुद्राएं देने के लिए, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मुनीम जी ने बताया कि उनकी पत्नी बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा, इसीलिए मैंने उन्हें 100 की जगह 200 मुद्राएं दे दी ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। वाह 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 बेटे, बहुत अच्छे। अगर कोई तुमसे कहेगा कि वो बेघर है तो तुम अपना घर खाली करके उसे दे दोगे हैं? देखिए जी, हमारा बेटा बहुत नादान और दयालु है, इसलिए गलती से उसने ये सब किया है। मैं तो कहती हूँ एक सुंदर और समझदार कन्या देखकर आप हमारे बेटे की शादी करवा दीजिए। घर परिवार की जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी तो खुद समझदार हो जाएगा। तुम सही कहती हो, अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इतना कहकर राजेश घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये सभी बातें राजेश का खास आदमी रामू, जो बूढ़ा हो चुका था, चुपके से सुन रहा था। ओहो हो, वो दिन आ ही गया जिसका हमको कब से इंतजार था। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार ही देता हूँ और फिर उसके बाद मेरा चांदी ही चांदी। अगले दिन रामू दिमाग में एक साजिश लिए राजेश के घर आता है और राजेश की पत्नी नैना से कहता है, राम राम नैना मालकिन जी, कैसी हैं आप? अरे रामू भैया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ, आपको तो पता ही है भाभी, खेतों में कितना काम रहता है, जरा भी बैठने का फुर्सत नहीं मिलता। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे आज मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था। कैसी जरूरी बात? हमने सुना है कि आप और मौलिक हमारे सागर के लिए एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़की की तलाश कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी नजर में एक ऐसी लड़की है। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बताओ कौन है, कहाँ है? अब मैं मालकिन, हम अपनी बेटी की बात कर रहा था। मेरी बेटी सुलेखा बहुत सुंदर और सुशील है और समझदार भी है, झटपट वो घर का काम भी निपटा लेती है। हाँ हाँ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप कल ही अपनी बेटी को हमारे घर लेकर आइए। भाभी, रामू नेपाली कोई काम न छोड़े खोली, मैं अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। हाँ, मैं अभी अंदर लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए, लेकर आता हूँ। रामू अपनी बेटी सुलेखा को घर में लेकर आता है, जिसके 2 दांत बाहर थे और एक अजीब सी हंसी थी। किसी बच्चे की तरह हिलने की उसे आदत थी। आंखों पर मोटा सा चश्मा देख नैना कहती है, क्या यही तुम्हारी बेटी है? हाँ भाभी जी, देखो ना कितना सीधा साधा और संस्कारी लड़की है ये, है ना? ये बहुत अच्छा गाना भी गा लेती है। बेटा, एक गाना गाकर सुनाओ ना आंटी को। गाओ 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 गाओ। सुलेखा की आवाज किसी फटे बांस से कम नहीं थी, जिसका गाना सुन नैना अपने दोनों कानों पर हाथ रख कहती है, बस करो, इस बेसुरी लड़की को अभी यहाँ से ले जाओ, वरना मुझसे अभी कुछ बुरा हो जाएगा। अपनी बेटी की बेइज्जती रामू से देखी नहीं जाती। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। मुझे अपने बेटे के लिए एक सुंदर, संस्कारी और समझदार लड़की देखनी होगी, जो मेरे बेटे और इस घर को संभाल सके। कुछ दिन गुजरते हैं। राजेश अपने बेटे के लिए बहुत परेशान था, इसलिए एक दिन वो उसकी अक्ल को जानने के लिए उसे 10 बकरियां देते हुए कहता है, सागर,
ये हमारी 10 बकरियां हैं जिन्हें तुम्हें बाजार लेकर जाना है और बिना इनका सौदा किए इन्हें वापस लेकर आना है, सही सलामत, और साथ में 10 सोने की मुद्राएं भी लानी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो याद रखो, तुम घर वापस मत आना। अरे लेकिन पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी भी बकरी को बेचे हुए मैं पैसे कैसे लेकर आ सकता हूँ? हाँ, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे अकल की परीक्षा है ये। अब बिना समय बर्बाद किए हुए फटाफट जाओ और जैसा कहा है वैसा करो, और ना हो पाए तो वापस मत आना, समझ गए? ठीक है पिताजी, जाता हूँ। सागर चुपचाप अपने पिता की आज्ञा मान उन सभी 10 बकरियों को अपने साथ लेकर वहां से बाजार की ओर चला जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता वो आगे क्या करे। समझ नहीं आ रहा कि अब करूँ तो करूँ क्या? कहाँ से लाऊं 10 मुद्राएं, और वो भी बिना बेचे? क्या मुसीबत है। तभी एक लड़की हाथ में फलों की टोकरी लिए सागर के पास आती है और कहती है, क्या बात है, तुम इस बाजार में नए लगते हो और यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? सागर अपने पिता की शर्त उस लड़की को बताता है, जिसे सुन वो सोच में पड़ जाती है और कहती है, बस इतनी सी बात, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इन बकरियों में से कितनी बकरियों ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है? 5 बकरियों ने। तो बस हो गया हमारा काम। चंद्रिका एक बाल्टी लेकर आती है और एक एक करके उन 5 बकरियों का दूध निकालकर बाजार में बेच देती है और उनसे मिली हुई 10 मुद्राएं वो सागर को दे देती है। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी किया जा सकता है। वैसे ये बहुत आसान था मेरे लिए। आगे कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो यहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पीपल का पेड़ है, उसके सामने वाला घर मेरा है। सागर खुश होकर वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ अपने बेटे को शर्त पूरा करता देख राजेश हैरान भी था और खुश भी था। देखा, आप बेवजह ही मेरे बेटे को कमअक्ल कहते थे। मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, शर्त पूरी करके कितनी जल्दी आ गया। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। शाबाश बेटे। बहुत अच्छे। अब तुम मेरे बाद ये कारोबार संभाल सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ पिताजी और माँ, इस शाबाशी का हकदार मैं नहीं बल्कि वो लड़की है जिसने मेरी मदद की। क्या कहा? क्या एक लड़की? सागर अपने माता पिता को चंद्रिका के बारे में बताता है, जिसने उसकी मदद की। ये जानकर राजेश कहता है, ठीक है, मैं भी उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। कौन है और वो किस घराने की है? जी मैं भी मिलना चाहती हूँ। शायद ये वही समझदार लड़की है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। चंद्रिका ने जैसा सागर को बताया था, सागर उसके बताए पते पर जाता है और उस लड़की से अपने माता पिता को मिलवाता है। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या फिर से कोई मदद चाहिए? नहीं, इस बार मैं अपने माता पिता को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी अक्ल है वैसी ही तुम्हारी सूरत भी है, अति सुंदर। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बेटा? उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बड़े से घर का मालिक था। हाँ जी, कहिए, कौन है आप और मुझसे और मेरी बेटी से क्यों मिलना चाहते हैं? ओह, तो आप हैं इस घर के मुखिया। दरअसल हम यहाँ आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हम हमेशा अपने बेटे के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन जब आपकी बेटी के बारे में पता चला तो हमें लगा कि ये तो हमारे बेटे के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा। अगर ऐसी बात है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन देखिए, मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दहेज प्रथा के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें बस आपकी लड़की चाहिए, आपके खानदान का नाम हमारे खानदान के साथ चाहिए बस। आखिर हम भी एक अमीर घराने से हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ से बात पक्की हो जाती है और कुछ दिनों बाद सागर और चंद्रिका का विवाह हो जाता है। लेकिन दुल्हन की विदाई से पहले प्रताप अपनी बेटी चंद्रिका से एक कमरे में कहता है, बेटी, जब तू छोटी सी थी तब से मैंने तुझे पाला
लेकिन आज मैं तुझे एक जीवन का कड़वा सच बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक तुझसे छुपाया। कैसा सच पिताजी? असल में वर्षों पहले मैं आधी रात दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। अचानक रास्ते में मुझे प्यास लगी और मैं एक कुएं के पास गया। प्रताप जंगल में यात्रा के दौरान कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं से पानी निकालता है, लेकिन पानी की जगह उस कुएं से एक नवजात कन्या को देख हैरान रह जाता है। अरे ये बच्ची इस कुएं में कैसे? हे भगवान, ये क्या हो गया? इंसानों में जरा भी इंसानियत नहीं बची। कैसे करते हैं ये लोग? प्रताप इस बच्ची को पानी से बाहर निकालता है और अपनी गोद में ले लेता है। ओहो, न जाने इस बच्ची की माँ कौन होगी, कौन इसका बाप होगा जिसने इसे मरने के लिए इस हालत में छोड़ दिया। ओले बच्चे बच्चे बच्चे, शांत हो जाओ। अच्छा हुआ इस बच्ची पर किसी जंगली जानवर या बाज की नजर नहीं पड़ी, वरना इस बेचारी को तो नोच ही डालते वो। प्रताप उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी बेटी बना लेता है। यानी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कौन कहता है तू मेरी बेटी नहीं है बेटा? मैंने तुझे पाला है, मैंने, भले ही तुझे जन्म देने वाला कोई और ही क्यों ना हो। चंद्रिका और प्रताप की बात रामू, जो किसी काम से घर में आया था, कान लगाकर चुपके से सुन रहा था और वर्षों पहले की सच्चाई को जानकर हैरान हो जाता है। अरे बाबा, ये तो उस गरीब किसान की बेटी है जिसे हमने बचपन में मार दिया था। अरे क्या चक्कर चलाया रे भगवान। अरे वाह, इसी को तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जिस बेटे को खुद से दूर जाने से रोकने के लिए मालिक ने एक बच्ची को मारने की कोशिश की, वही बच्ची आज वापस आ गई है और अब इनके घर की बहू भी बन गई है। जब मालिक के बेटे को ये सच पता चलेगा ना, तो वो खुद अपने बाप से दूर हो जाएगा। और तो और मेरी बेटी का जो मालकिन ने अपमान किया था, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। जब सब बाहर आ जाते हैं, तभी रामू सबके सामने चंद्रिका का सच बता देता है। क्या? ये सच नहीं हो सकता। यही सोच है मालिक जी। रास्ते के कांटे को निकालने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, वो तो वापस आ गई, और जो साधु ने कहा था वो भी सोच हो गया। ओ, ये नहीं हो सकता। एक गरीब घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। बेटा, ये शादी तोड़ दे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? जिंदगी भर आपने मुझे जो कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने भगवान के फैसले को बदलने और एक मासूम की जान लेने की कोशिश की। छी, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आपने जो भी किया वो सही नहीं था। मेरे माता पिता से मुझे दूर किया। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरा कातिल है। तुम्हें लेकर भी कौन जा रहा है? चलो सागर, बेटा घर चलो। मैं नहीं आ सकता पिताजी, आज से हमारा रिश्ता खत्म। अपने बेटे की बात सुन मानो राजेश के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और फिर से साधु की कही बात याद आती है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता।